नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट लेवल बैंकर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रोविजनिंग ऑन एडवांसेस को जीरो से स्टार्ट करके एग्जाम लेवल तक समझेंगे। ये टॉपिक JAIIB AFB का मोस्ट कंफ्यूजिंग और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है। अगर प्रोविजनिंग क्लियर नहीं है तो NPA और एसेट क्लासिफिकेशन भी अधूरा रह जाता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोविजनिंग? सबसे पहले समझते हैं प्रोविजनिंग का मतलब। प्रोविजनिंग का क्या मतलब होता है? ये बैंक कैपिटल है, इसको हमने फ्यूचर लॉस बफर मींस फ्यूचर में होने वाले पॉसिबल लोन लॉसेस के लिए पहले से पैसा साइड में रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस हो चुका है, बल्कि ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप होता है। फ्यूचर लॉसेस used to absorb potential future losses. Banks set aside a portion of profit as a safety net future losses के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि लॉस हो चुका है। ओके, की पॉइंट क्या है इसमें? प्रोविजनिंग इज इक्वल टू बफर अगेंस्ट फ्यूचर लॉस। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोविजनिंग जरूरी क्यों है? बैंक लॉस देता है, सॉरी बैंक लोन देता है, लेकिन हर लोन रिकवर हो ये गारंटी नहीं होती। अगर कल को लॉस होता है और प्रोविजन पहले से बना हुआ है तो बैंक को अचानक से बड़ा झटका नहीं लगेगा। इसलिए प्रोविजनिंग बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल बनाती है। क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है। अगर सपोज कल को लोन खराब भी हो जाता है, पोटेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उन लॉसेस को कवर करने के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होता है, मेंटेन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आरबीआई का लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे जैसे एसेट की क्वालिटी खराब हो जाती है वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है प्रोविजनिंग परसेंटेज भी बढ़ती जाती है। लो रिस्क इज इक्वल टू लो प्रोविजनिंग, हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई प्रोविजनिंग। और प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड इवन ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स। जो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं उनमें भी प्रोविजनिंग चाहिए होती है। प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेंस्ट अनफोर्सीन रिस्क, बफर फॉर पोटेंशियल इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, RBI mandate for financial stability. Not all standard assets have zero provision. Provisioning percentage varies. Journal के लिए 0.40, एग्रीकल्चर एंड SME 0.25, रियल एस्टेट 1%, हाउसिंग के लिए 2.0% प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का बेस होता है एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट चाहे स्टैंडर्ड हो या सब स्टैंडर्ड हो, डाउटफुल हो या लॉस एसेट हो, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रोविजनिंग रेट होते हैं। इसलिए एग्जाम में सबसे पहले एसेट क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम कि स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग रेट्स। यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत लोग सोचते हैं कि स्टैंडर्ड एसेट पर प्रोविजनिंग नहीं लगती। ये गलत है, स्टैंडर्ड एसेट पर भी प्रोविजनिंग लगती है, क्योंकि RBI प्रिकॉशनरी प्रोविजनिंग मैंडेट करता है। तो अब रेट याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर और MSME एडवांसेस के लिए कितना है? 0.25%। कॉमर्शियल रियल एस्टेट, के लिए कितना है? 1%। और अदर्स स्टैंडर्ड जो एडवांसेस है उनके लिए 0.40। दीज आर जनरल प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स टू कवर पोटेंशियल फ्यूचर, नॉट फॉर NPA रिकवरी। ठीक है, ये प्रोविजन किसके लिए है? फ्यूचर लॉसेस को बचाने के लिए। कि एग्रीकल्चर और MSME के लिए हम 0.25% प्रोविजनिंग करते हैं, कॉमर्शियल रियल एस्टेट के लिए 1% और अदर्स एडवांसेस के लिए 0.40। इस स्लाइड को स्पेशली याद रखिए। क्यों याद रखिए? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड एसेट्स इज इक्वल टू नो प्रोविजन। ऐसे लोग समझते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब ये नहीं होता कि रिस्क जीरो है। इसलिए एग्जाम में जब ऑप्शन आए स्टैंडर्ड एसेट रिक्वायर्ड नो प्रोविजनिंग, तो बिना सोचे रिजेक्ट कर देना। स्टैंडर्ड एसेट जीरो प्रोविजनिंग गलत। स्टैंडर्ड एसेट में जनरल प्रोविजन 0.40 होता है। इवन स्टैंडर्ड एसेट रिक्वायर्ड जनरल प्रोविजन टू कवर पोटेंशियल फ्यूचर रिस्क, डू नॉट अज्यूम जीरो। स्टार मार्क कर दो इस पॉइंट को, डू नॉट अज्यूम जीरो। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लियरिटी।
अब आते हैं हम सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था। सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो होता है कि जो आपका 12 महीने या उससे कम टाइम तक एनपीए रहा हो। यहाँ रिस्क स्टैंडर्ड एसेट से ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोविजनिंग भी ज़्यादा होती है और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पोर्शन को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। सिक्योर्ड को अलग और अनसिक्योर्ड को अलग। 12 महीने लेस देन एनपीए फॉर 90 डेज और टू 12 मंथ्स। तो ये सब स्टैंडर्ड में आ गया। मीडियम रिस्क प्रोविजनिंग कितनी है, सिक्योर्ड पोर्शन है 15% और अनसिक्योर्ड है तो 25%। रिमेंबर द डिफरेंट प्रोविजनिंग रेट फॉर सिक्योर 15 एंड अनसिक्योर पोर्शन विद इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी क्रूशियल फॉर कैलकुलेशन। अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो अनसिक्योर्ड याद रखना सब स्टैंडर्ड के अंदर 25%। सिक्योर्ड पोर्शन में प्रोविजनिंग कितनी है 15%, ये याद रखना न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे। ये वही स्लाइड है, इसमें ये लिखा है कि आपका सब स्टैंडर्ड एसेट में रेट्स ये होते हैं कि सिक्योर्ड में 15% होता है और प्रोविजनिंग रेट 25% अनसिक्योर्ड में। अनसिक्योर्ड पोर्शन में सिक्योरिटी नहीं होती तो इसलिए रिस्क और प्रोविजनिंग भी ज़्यादा होती है, याद रखना। प्रोविजनिंग में 15% और आपका अनसिक्योर्ड में सिक्योर्ड पोर्शन में प्रोविजनिंग 15% होती है और अनसिक्योर्ड में होती है 25%। ये याद रखना। ये अगर जो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है 100 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है 100 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है, और एसेट सब स्टैंडर्ड है। एसेट क्या है, सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, सब स्टैंडर्ड है तो प्रोविजनिंग 25% ही लगेगी। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है तो 25% ही लगेगी। ये आरबीआई का स्पेशल रूल है और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा अनसिक्योर्ड है तो प्रोविजनिंग रेट कितना है 25%। जब कोई एसेट जो है डाउटफुल कब होता है, जब कोई एसेट 12 महीने से ज़्यादा एनपीए रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क लेवल हाई हो जाता है, इसलिए प्रोविजनिंग भी हाई होती है। डाउटफुल एसेट लोन फाइल हाई रिस्क, ठीक है। डाउटफुल अप टू 1 ईयर, 1 ईयर तक है तो सिक्योर्ड में 25% और अनसिक्योर्ड में 100%। अनसिक्योर्ड होगा तो 100% ही है। और 1 to 3 डाउटफुल 2 में आ गया तो 25 का 40% रहेगा सिक्योर्ड में, और अनसिक्योर्ड तो सेम 100 ही रहेगा। और डाउटफुल अप टू 3 ईयर्स तो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो 100% प्रोविजनिंग होगी, ये याद रखना। न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अप टू 1 ईयर डाउटफुल में सिक्योर्ड है तो 25%, अनसिक्योर्ड है तो 100%। डाउटफुल टू 1 to 3 ईयर्स होता है तो सिक्योर्ड में 40% और अनसिक्योर्ड में आपका 100%। और डाउटफुल 3 जो है मोर देन 3 ईयर्स तो यहाँ पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो 100% प्रोविजनिंग। रिमाइंडर, provisional rate increases with the time for secured portion while unsecured portion are always 100% provision in the doubtful category। अब ये वही है कि आपका सिक्योर्ड पोर्शन को एक टेबल फॉर्म में बताया गया है। टेबल फॉर्म में अगर आप देखोगे कि आपका डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3 के हिसाब से है, ठीक है। अप टू 1 ईयर डाउटफुल में प्रोविजनिंग रेट कितना है 25% रिस्क इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद 1 to 40% है और मोर देन 3 ईयर सिक्योर पोर्शन है 100%। तो प्रोविजनिंग ऑन सिक्योर पोर्शन इंक्रीजेज विद द एज ऑफ द एनपीए रेजिंग 100%। एज, अगर एनपीए की एज यहाँ पे कितनी है 1 ईयर है अप टू, तो प्रोविजनिंग जो है 25% है। यहाँ पे एज कितनी है 1 to 3 ईयर है तो कितना है प्रोविजनिंग 40%, और यहाँ पे 3 ईयर से ज़्यादा है तो प्रोविजनिंग कितनी है 100%। अब आता है कि प्रोविजनिंग वर्सेस राइट ऑफ, दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रोविजनिंग में एसेट बुक्स में रहता है, सिर्फ लॉस के लिए अमाउंट साइड में रखा जाता है, और वहीं राइट ऑफ में क्या होता है, राइट ऑफ में एसेट बुक से हटा दिया जाता है लेकिन रिकवरी एफर्ट्स फिर भी चल सकते हैं। गॉट इट। डेफिनेशन क्या है, सेटिंग असाइड, प्रोविजनिंग की क्या है कि सेटिंग असाइड अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट एज अ सेफ्टी नेट फॉर एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस, अ प्रूडेंट अकाउंटिंग मेजर। स्टेटस लोन रिमेन्स ऑन द बैलेंस शीट, ठीक है। इम्पैक्ट रिड्यूसेस करंट पीरियड्स प्रॉफिट बट नॉट कैपिटल डायरेक्टली, ठीक है। पर्पस टू कवर पोटेंशियल लॉसेस इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। एक्शन इंटरनल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट नॉट अ रिमूवल, इंटरनल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट।
एग्जाम टिप क्या है? थिंक ऑफ इट एज अ रिजर्व और बफर अगेंस्ट रिस्क। द लोन इज स्टिल एक्टिव। यहाँ पे क्या है राइट ऑफ में? रिमूविंग अ बैड लोन फ्रॉम द बैलेंस शीट व्हेन इट इज डीम्ड अनरिकवरेबल और अ लॉस। Status loan is removed from the balance sheet. Balance sheet clean. Impact a direct charge against profit or capital, reducing it. Purpose to clean up the balance sheet and reflecting true asset value. Action formal removal through recovery efforts may continue. Exam tip क्या है कि think of it's a final cleanup or removal. The loan is gone from the books but not forgotten for recovery. तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आता है कि बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोविजनिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी साइकिल में क्या आपका रिलेशन है। ठीक है, बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब क्या हुआ? प्रोविजनिंग फॉर लोन लॉसेस किया हमने, सेफ्टी फॉर एक्सपेंसेस कर दिया, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, कैपिटल एडुकेशन ट्रस्ट। और वापिस आपका बैंक प्रॉफिटेबिलिटी में ये आपका फर्क करता है, मतलब कंट्रीब्यूट करता है। प्रोविजनिंग इज एन एक्सपेंस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, रिड्यूसिंग नेट प्रॉफिट बट प्रोटेक्ट्स कैपिटल। ये याद ध्यान रखना। अब ये टेबल है, ये स्लाइड के एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवाइज कर लो। ठीक है, इस स्लाइड को आप 2-3 बार रिवाइज कर लो। इसमें क्या होगा कि आपको अगर ये टेबल क्लियर है तो प्रोविजनिंग से रिलेटेड एमसीक्यू ऑलमोस्ट गारंटीड क्लियर हो जाएंगे। क्या ये टेबल? एग्रीकल्चर और एमएसएमई प्रायोरिटी सेक्टर प्रोविजनिंग सिक्योर्ड के लिए 0.25 और अनसिक्योर्ड के लिए 0.25। स्टैंडर्ड एसेट्स एक जनरल अगर हम देखेंगे तो 0.40। कॉमर्शियल रियल एस्टेट के लिए 1, हाउसिंग के लिए 2। अब सब स्टैंडर्ड मीडियम रिस्क लेस देन मोर देन 90 डेज और अप टू 1 ईयर 15% और 25%। और आप डाउटफुल का आपको पता ही है, हाई रिस्क 2500, आपका प्रोविजनिंग सिक्योर्ड के लिए 25 है, अनसिक्योर्ड के लिए 100। ये तो 100 ही है पूरा डाउटफुल में। 1 to 3 ईयर्स है तो 40 और 100, और 3 ईयर्स है 100। और लॉस एसेट अनरिकवरेबल राइट ऑफ, ठीक है, तो 100%। तो ये पूरा टेबल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है अभी तक का ये। एग्जाम में 2-3 बार रिवाइज करोगे, ऑलमोस्ट सारे आपके जो आपके क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब कॉमन एग्जाम ट्रैप्स हैं इन प्रोविजनिंग जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स करते हैं। कन्फ्यूजिंग प्रोविजनिंग वर्सेस राइट ऑफ। प्रोविजनिंग और राइट ऑफ को मिक्स कर देते हैं, अभी पढ़ाया था लास्ट। कन्फ्यूजिंग प्रोविजनिंग राइट ऑफ ये है मिस कैलकुलेटिंग सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन में मिस कैलकुलेशन करना, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है ये ध्यान रखना। फॉरगेटिंग स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग, स्टैंडर्ड एसेट्स में प्रोविजनिंग होती है, ठीक है, एनपीए के लिए नहीं होती। बाकी चीज के लिए प्रोविजनिंग बोरोवर के टाइप पे डिपेंड करती है, बोरोवर के जो है बोरोवर टाइप पे डिपेंड करती है, और एसेट क्लासिफिकेशन और रिस्क पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ये ध्यान रखना है एग्जाम्स के लिए। ये आपका वही है कि 100% प्रोविजनिंग एंड ऑडिटर आइडेंटिफाई आरबीआई गाइडलाइंस राइट ऑफ के लिए 100% है। आइडेंटिफाई बैंक ऑडिटर और आरबीआई इंस्पेक्शन लॉस एसेट रिक्वायर फुल फाइनेंशियल कवरेज ड्यू टू जीरो रिकवरी एक्सपेक्टेशन आइदर थ्रू प्रोविजन और रिमूवल फ्रॉम द बैलेंस शीट, तो 100% प्रोविजनिंग का है। अनसिक्योर्ड एसेट प्रोविजनिंग है, 100% प्रोविजनिंग है। All unsecured portions of NPA require full provisioning regardless of age. No collateral protection. Immediate 100% rules crucial for calculation. ठीक है, नेक्स्ट है एसेट क्लासिफिकेशन रिस्क टेबल। एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड है, रिस्क लेवल है लो, एनपीए पीरियड नॉन परफॉर्मिंग है। तो प्रोविजनिंग क्या है? सिक्योर्ड के लिए 25 है, अनसिक्योर्ड के लिए 40 से 1% की रेंज में। एसेट कैटेगरी है सबस्टैंडर्ड एसेट, रिस्क लेवल है मीडियम, लेस देन 12 मंथ्स, 15 है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड है 25। नेक्स्ट है डाउटफुल D1 D2 D3 और मोर देन 12 मंथ्स, 25% है सिक्योर्ड के लिए, और आपका 40% आपका D2 में, और 100% D3 में, दोनों का है। ठीक है, 25% D1 में सिक्योर्ड के लिए, और उस अनसिक्योर्ड में तो 100% ही है तीनों का, D1 D2 D3। और यहाँ पे D1 में सिक्योर्ड में 25 है, D2 में 40 है। लॉस एसेट वेरी है अनकलेक्टेबल एनी पीरियड, कोई भी पीरियड हो 100% ही रहता है हमेशा। और ये भी वही है जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोविजनिंग कैसे कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स परफॉर्मिंग है तो प्रोविजनिंग 0.25% to 1%। जनरल में सब स्टैंडर्ड में प्रोविजनल है जो लेस देन 12 मंथ्स है, उसमें 15% सिक्योर्ड के लिए है, 25% अनसिक्योर्ड के लिए।
और डिफॉल्ट में मोर देन 12 मंथ, डाउटफुल में अब D1 अप टू 1 ईयर, सिक्योर्ड में 25 और 100 वही, D2 1 2 3 40 और 100 अनसिक्योर्ड के लिए, D3 में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड है, प्रोविजन जो है 100% और राइट ऑफ में तो 100% ही है, उसमें D1 D2 D3 का कोई उसमें वो नहीं है ना आपका कैटेगराइजेशन। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि पहला क्वेश्चन है प्रोविजनिंग रिफर्स टू, प्रोविजनिंग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए राइटिंग ऑफ बैड लोन्स, ऑप्शन बी सेटिंग असाइड प्रॉफिट्स टू मीट फ्यूचर लॉसेस, सी रिकवरिंग ओवरड्यू लोन्स या डी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो बताइए किसको कहते हैं प्रोविजनिंग? प्रोविजनिंग ऑप्शन ए राइटिंग ऑफ बैड लोन्स, बी सेटिंग असाइड प्रॉफिट टू मीट फ्यूचर लॉसेस, सी रिकवरिंग ओवरड्यू लोन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। बताइए। तो इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है बी, सेटिंग असाइड प्रॉफिट टू मीट फ्यूचर लॉसेस। क्यों? क्योंकि देखो प्रोविजनिंग का मतलब होता है बैंक के प्रॉफिट में से फ्यूचर पॉसिबल लोन लॉसेस के लिए पैसा साइड में रखना। ये लॉस हो चुका है ऐसा नहीं होता है, बल्कि प्रिकॉशनरी मेजर होता है। तो इसमें ट्रैप किया है कि राइट ऑफ को लोग प्रोविजनिंग समझ बैठते हैं। राइट ऑफ अलग चीज है, प्रोविजनिंग अलग चीज है, वो पहले से ही अब स्टैंडर्ड अकाउंट्स में भी करते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजनिंग ऑन एडवांसेस इज चार्ज टू, ये किस में नोट होती है? बैलेंस शीट में, कैपिटल रिजर्व में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर किस में होती है बताओ? या फिर जनरल रिजर्व में? किस में नोट की जाती है प्रोविजनिंग ऑन एडवांसेस? जो हेड है वो किस में डाला जाता है हमारा? ए बैलेंस शीट में, या कैपिटल रिजर्व में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या जनरल रिजर्व में? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि प्रोविजनिंग हमेशा इसी में चार्ज होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये बैंक के करंट प्रॉफिट को कम करती है ताकि फ्यूचर लॉस हैंडल हो सके। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। प्रोविजन इज एन एग्जांपल ऑफ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स रिक्वायर प्रोविजनिंग, इनमें से ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनमें प्रोविजनिंग चाहिए? ए ओनली एनपीएस, बी है ओनली डाउटफुल एसेट्स, सी ओनली लॉस एसेट्स, या डी ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड एसेट्स। बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने ये आंसर कर दिया तो मतलब आपको समझ में आ गया प्रोविजनिंग का ABCD। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा डी, ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स पे भी प्रोविजनिंग लगती है RBI के नॉर्म्स के हिसाब से। ओनली एनपीए गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजनिंग ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स इज डन बिकॉज दे आर रिस्की एसेट्स, बी RBI मैंडेट प्रिकॉशनरी प्रोविजंस, दे आर नॉन परफॉर्मिंग, दे आर अनसिक्योर्ड। बताओ प्रोविजनिंग स्टैंडर्ड एसेट्स पे क्यों की जाती है? बताओ। तो इसका आंसर है बी, RBI मैंडेट्स प्रिकॉशनरी प्रोविजनिंग। RBI बोलता है कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए प्रिकॉशनरी प्रोविजनिंग जरूरी है। गॉट इट? प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सबस्टैंडर्ड एसेट्स कितना होता है? इसका आंसर है क्या? आंसर क्या है इसका? ए 15, सॉरी ऑप्शंस क्या है? ए 15%, बी 20%, सी 25 या डी 40। इसका सही आंसर है सी 25%। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसका सही आंसर क्या है? 25%। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन ऑन सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सबस्टैंडर्ड एसेट इज जनरली ए 10%, बी 15%, सी 25 या डी 40। तो कितना है प्रोविजन ऑन सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सबस्टैंडर्ड एसेट्स? कितना है? करेक्ट आंसर है बी 15%। A substandard asset is one which has remained NPA for A less than 90 days, B up to 6 months, C not exceeding 12 months, more than 12 months। बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है C, not exceeding then 12 months।
Provision requirement on provision requirement on standard commercial real estate exposure is A 0.25%, B 0.40%, C 0.75% या D 1%. Provisioning requirement on standard commercial real estate exposure is, सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है D 1%. So guys, thanks for watching Next Level Banker. Concept clear, marks secure. See you in the next class. Like, share and subscribe for JAIB and CAIIB.